नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जैसे कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की जनजाति याद रखना। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं इसको मानता हूं। और वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए बहुत अधिक महत्व रखता है ये वाला टॉपिक किसी भी एमपी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप एमपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में, प्रश्न पत्र में एक ना एक प्रश्न जनजाति के संबंध में पूछा जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह भी हमने ध्यान दिया है कि जो कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो डीपली पूछ सकता है। कंपटीशन का टाइम है, बहुत अधिक कंपटीशन चल रहा है, इसलिए एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर होता है कि प्रश्न पत्र को थोड़ा सा कठिन बनाया जाए। दूसरी बात, एक जो माहौल चल रहा है, कई बार ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि एमपी के एग्जाम्स में बाहर के अदर स्टेट्स के जो है स्टूडेंट आते हैं, एग्जाम्स देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, पोस्ट लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का छात्र क्या करे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने स्ट्रेटजी फॉलो की है कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके मध्य प्रदेश के संबंध में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के संबंध में अगर प्रश्न करेगा तो कठिन से कठिन प्रश्न बनाने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है। और हम एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने करियर को दांव पर नहीं लगाएंगे। हम मेहनत करेंगे, अधिक करेंगे और इतना ज्ञान हासिल करेंगे कि चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम्स का हो, कोई भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है। मध्य प्रदेश को अगर आपको जानना है, समझना है, तो जनजातियों को भी आपको जानना और समझना होगा। ठीक है ना, क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया जनजातियों का पहली बार उल्लेख आपको कहां पर देखने को मिलता है। बिल्कुल बेसिक इतिहास से लेकर चलेंगे हम कि सबसे पहली बार जो जनजातियां हैं इनका उल्लेख कहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इतिहास के किस पेज पर आपको देखने को मिलेगा कि जनजाति जैसी कोई चीज रही है भारत के अंदर। ठीक है, तो याद रखना कि जनजातियों का उल्लेख सबसे पहली बार जो कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, ठीक है ना, जब आप इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में आप मौर्य काल पढ़ेंगे, ठीक है ना, मौर्य काल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक महान व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, कौटिल्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु भी रहे हैं और जिन्होंने देखा जाए तो मौर्य काल को, या फिर यूं कहें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में जिन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण अपना जो है योगदान दिया है। ठीक है ना, जिनका नाम क्या है, कौटिल्य। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इनको और क्या बोलते हैं भैया, तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चाणक्य नाम सबसे ज्यादा इनका फेमस है। ठीक है ना, कौटिल्य पंडित के अलावा इनका सबसे फेमस नाम है चाणक्य नाम। ठीक है ना, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। तो इसी प्रकार इनके जो तीन नाम है याद रखना, कौन कौन सा, कौटिल्य है, चाणक्य है, और एक और क्या है, विष्णुगुप्त। चलिए, ये तो इतिहास की बात हो गई। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहले जनजातियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, किसका उल्लेख किया गया है, जनजातियों का। चलिए, इन्हें उन्होंने किस नाम से पुकारा, जनजाति शब्द बाद में आया। प्रश्न ये भी बनता भी है, जनजाति शब्द किसके द्वारा दिया गया, गांधी जी ने जनजातियों को किस शब्द से बुलाया, किस नाम से बुलाया। सभी चीजों को ध्यान से समझना कि इन्होंने इसको क्या कहा, वन्य जाति कहा था। क्या कहा था, तो सबसे पहली किताब जो है वो कौटिल्य की लिखी, विष्णुगुप्त की लिखी, या फिर आपके चाणक्य की लिखी जो किताब है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में जनजातियों का पहली बार उल्लेख मिला। और इन जनजातियों को उन्होंने क्या संबोधन से बुलाया था, वन्य जाति के नाम से बुलाया था, यानी कि वन्य जातियों के रूप में संबोधित किया था। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद बिंदुसार आया, फिर सम्राट अशोक जो है यहाँ के मगध के राजा बने, और इन्होंने जो शिलालेख लिखवाए उसमें एक नाम मिलता है महामात्य। क्या मिलता है, महामात्य। उस समय जो इनके जो देखा जाए तो जो मंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना, तो उनमें से एक होता था महामात्य नामक मंत्री होता था। उस महामात्य जो मंत्री था उसका संबंध किससे था, जनजातियों से था। समझ में आ रहा है, यानी कि जनजातियों के संबंध में महामात्य की जो है क्या की जाती थी, देखा जाए तो इनकी भैया योगदान रहा है। सीधी सी बात कहें तो जो अशोक था अपने राज्य में मंत्रियों की जो स्थापना करते थे, मंत्रियों को नियुक्त करते थे, तो एक महामात्य नामक मंत्री की नियुक्ति की जाती थी जिसका काम जनजातियों के संबंध में ही होता था। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं भाई
अब प्रश्न बनेगा कि महात्मा गांधी ने जनजातियों को किस नाम से पुकारा है, किस नाम से संबोधित किया है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने, देखा जाए तो हमारे पास जो समाज में रहकर पिछड़ी हुई जातियां जो होती हैं, ठीक है, जिनको निम्न जातियों के नाम पर जाना जाता था, जिनको हम क्या बोलते थे भाई, अनुसूचित जाति, ठीक है ना। तो इनको जो है गांधी जी ने किस नाम से बुलाया था? हरिजन नाम से। किस नाम से बुलाया था? हरिजन नाम से। किसको? अनुसूचित जाति को। अनुसूचित जो जातियां हैं, ठीक है ना, इनको किस नाम से पुकारा था गांधी जी ने भैया? हरिजन। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों को गांधी जी ने किस नाम से पुकारा, तो उनका हमने बोल दिया हरिजन। हरि के जन यानी कि भगवान के जनने वाले जो लोग हैं, भगवान के द्वारा जने हुए जो लोग हैं, हरिजन नाम से इनको पुकारा था। इसी प्रकार अगर प्रश्न पूछ ले कि गांधी जी ने जो जनजातियां हैं, देखो अनुसूचित जातियों को पुकारा हरिजन नाम से, तो जनजातियों को किस नाम से पुकारा? तो याद रखोगे गिरिजन के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा था इन्होंने? गिरिजन के नाम से। या गिरी का मतलब पर्वत होता है, ठीक है ना। पर्वत में रहने वाली जो जनजाति होती है, जनता होती है, उसको उन्होंने क्या बोला? यही जनजाति, इनको हम गिरिजन के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अनुसूचित जातियों को बुलाया था हरिजन के नाम से और जनजातियों को बुलाया था गिरिजन के नाम से। महत्वपूर्ण बात है, याद रखने योग्य है, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भाई जो आदिवासी लोग हैं इन आदिवासी को जनजाति किसने कहा, यानी कि शुरुआत में देखा जाए तो इनको तो भाई आदिवासी बोलते, पहले वन्य जाति बोलते थे, फिर धीरे धीरे आदिवासियों के रूप में देखा गया, यानी कि पुराने लोग आदिवासी, आदिम काल से रहने वाले लोग आदिवासी कहलाए। इन आदिवासियों को जनजाति किसने कहा? तो एक नाम याद रखोगे, ठक्कर बापा ने, ठीक है ना। तो जो ठक्कर बापा थे, जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने इनको क्या कहा? आदिवासी कहा। किस नाम से बुलाया? आदिवासी, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा, तो याद रखिएगा कि जो समाजशास्त्री थे धुरिये। कौन थे? धुरिये नामक जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने जो जनजाति हैं या जो आदिवासी लोग हैं उनको किस नाम से पुकारा था? पिछड़े हिंदू के नाम से पुकारा था, यानी कि पिछड़े हिंदू के रूप में इनको देखा जाता था। तो याद रखना सबसे पहली बार इनका उल्लेख आपको मिलेगा कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। महामात्य नामक जो मंत्री की नियुक्ति की जाती थी, जनजातियों के संदर्भ में की जाती थी, ये अशोक के शिलालेख से हमें पता चल गया, ठीक है। जो कौटिल्य ने लिखा है, उन्होंने क्या बोला? वन्य जाति बोला है उनको। उसके बाद गांधी जी की बात करें तो उन्होंने गिरिजन कहा है। क्या नाम दिया है? गिरिजन कहा है। और वहीं ठक्कर बापा ने इनको आदिवासी कहा है। क्या कहा है? आदिवासी कहा है। और वहीं धुरिये ने, ठीक है, जो समाजशास्त्री जो थे धुरिये, उन्होंने इनको क्या कहा? पिछड़े हिंदुओं की संज्ञा दी, यानी कि पिछड़े हिंदू को कहा है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है, ठीक। चलिए अब बात करें कि भाई जनजाति किसको कहेंगे, कौन होगी जनजाति, इनके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना कि अगर कोई समाज है उसको जनजाति के रूप में अगर आप देखोगे तो उनके लिए उन्होंने कुछ क्या बोले, कुछ पॉइंट बताए हैं कि ये सभी चीजें अगर ये फॉलो करते हैं तो ही इनको जनजाति कहेंगे। क्लियर है? तो जनजाति कहलाने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से लक्षण होने चाहिए उस समाज के अंदर? तो सबसे पहला लक्षण है कि जो अन्य समुदाय हैं उनसे पृथककरण या अलगाव होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा भाई? सीधी सी बात है कि एक ऐसी समाज जनजाति कहलाएगी जिसमें सबसे पहला लक्षण यह होना चाहिए कि जो नॉर्मल समाज है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों से इनका अलगाव होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए या पृथककरण होना चाहिए, यानी कि अलग होने चाहिए। ये उन लोगों से अलग रहते हैं, चाहे इनकी संस्कृति की बात करो, इनकी भाषा की बात करो, रहन सहन की बात करो, ठीक है ना, चाहे इनकी जरूरतों की बात करो, अर्थव्यवस्थाओं की बात करो, इनकी सामाजिक स्थितियों की बात करो, धार्मिक स्थितियों की बात करो, ये सभी गुणों में क्या होने चाहिए? अलग होना चाहिए जो समुदाय हैं उनसे, नॉर्मल समुदाय से। पहला। दूसरा पॉइंट क्या बोला भैया? इनकी जो अर्थव्यवस्था का प्रकार हो कैसा होना चाहिए? आदिम प्रकार की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार अर्थव्यवस्था है वैसी इनकी नहीं होनी चाहिए। जैसे वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का रूप ही चेंज हो गया है। अब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चल रही है, डिमांड एंड कॉस्ट इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है कॉस्ट की, भाई डिमांड कितनी है। इसके अलावा हम जो है सिक्के नोट चला के काम चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो जनजाति होगी उसकी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होगा वो आदिम प्रकार का होगा। आदिम प्रकार का मतलब क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, जैसे शिकार करके खाना हो गया, ठीक है खेती
खेती इनका मुख्य व्यवसाय के रूप में हो, जंगलों से जो मतलब जो फल फ्रूट्स होते हैं, कंदमूल होते हैं, जड़ें होती हैं, दवाइयां जो बनाई जाती, इन सब चीजों से ही इनकी अर्थव्यवस्था चलती हो, इस प्रकार की जाति जनजाति कहलाएगी। इनकी अर्थव्यवस्था आदिम प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, इनकी जो राजनीतिक स्थिति वो भी आदिम तरीके की होनी चाहिए, यानी कि आदिम मतलब पुराने टाइप के तरीके के जो होते हैं, जैसे कि भाई छोटा सा गांव है, उसका एक मुखिया होना चाहिए, मुखिया जो है सरदार के रूप में काम करे, ठीक है ना, इस प्रकार की उनकी राजनीतिक स्थिति भी आदिम प्रकार की हो, वर्तमान जैसी नहीं होनी चाहिए। दूसरे, प्रकृति के साथ बेहतर तरीके से समन्वय आना चाहिए इनको। अब चूंकि कोई व्यक्ति जंगल में पैदा हुआ है, जंगल में रहा है, जंगल उसका घर बन जाता है, तो प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनसे उनका क्या होता है, समन्वय बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर आप लोगों को मैं जंगल में छोड़ दूं तो 2 से 3 दिन सरवाइव करना आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये प्रकृति से इतने घुले मिले होते हैं कि अपना पूरा जीवन उस प्राकृतिक माहौल में काट लेते हैं और खुशी खुशी जीते हैं, ठीक है ना, तो ये होने चाहिए। इसके अलावा इनके प्रकार एक विशेष प्रकार की बोली और भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इनकी बोली या भाषा एक विशेष संदर्भ होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें जो भील जनजाति, उनकी बोली अलग होती है, गोंड जनजाति है उनकी अलग, बैगा जो होते हैं उनकी अलग होती है तो इस प्रकार से इनकी बोली भी अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक निश्चित भूभाग में इनका रहवास क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित भूभाग हम इनको बोल सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति ये कहलाती है, इस प्रकार के इनका क्या है, भूभाग भी निश्चित होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्या वो तरीके जिनके आधार पर आप जनजातियों को अन्य समूहों से अलग मानते। अब बात करते हैं संवैधानिक स्थिति की या संवैधानिक परिभाषा की, ठीक है ना कि भाई संवैधानिक परिभाषा आप किस प्रकार से दोगे, तो संवैधानिक परिभाषा या संवैधानिक रूप में आप उसको कैसे इंगित करोगे, तो इनके लिए क्या एक विशेष अनुच्छेद बना दिया है जनजातियों के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो भाई संविधान का जो अनुच्छेद है वो 366 का खंड 25, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है 366 का जो खंड है वो कौन सा होना चाहिए 25 में के अनुसार। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारतीय संविधान में जनजातियों के बारे में कहां लिखा है या जनजातियों की परिभाषा कहां लिखी है, तो आपका आंसर होगा कि संविधान के आर्टिकल 366 का खंड जो 25 है उसमें जनजातियों के संबंध में परिभाषा आपको मिलेगी। अब आर्टिकल 366 का खंड 25 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 366 का खंड 25 ये बात बोलता है कि जनजाति वो समुदाय हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए हैं। इसका मतलब सीधी भाषा में आपको समझा दूं, आपसे सिंपल तरीके से पूछेगा कि भैया अनुसूचित जनजातियां या फिर जनजातियां कहां पर विस्तृत हैं, या सॉरी कहां पर इनका जो है लिखा हुआ है संविधान में, कहां पर दर्ज है इनके बारे में, तो इनकी डेफिनेशन दर्ज कहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में। और खंड 25 में क्या लिखा हुआ है कि जनजातियां वो होंगी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जो सूची है उस सूची में जिनका नाम लिखा है वो क्या होंगी, जनजातियां होंगी ठीक है। अब आर्टिकल 342 में आप जाओगे तो यहां पर एक लिस्ट है ऐसी, उस लिस्ट में जो जो भी जातियां लिखी हैं, जैसे मान लो भील लिख दी अब जितने भी भील समुदाय आएंगे वो भारतीय संविधान के अनुसार क्या हो गए, जनजाति में आ गए। इन्होंने लिख दी भाई गोंड लिख दी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी तो सहरिया लिख दी, ठीक है। तो मतलब जितनी भी जातियों या समुदाय का नाम इस आर्टिकल 342 की जो सूची है उसमें लिखा हुआ है वो सभी क्या कहलाएंगे, भारतीय संविधान के अनुसार जनजातीय कहलाएंगे। सपोज उदाहरण के तौर पे अगर मान के चलिए आपकी कोई जाति है, ठीक है, या आपका कोई स्पेशल कोई समुदाय है, अगर आर्टिकल 342 में जो सूची दी गई है उसमें अगर आपकी जाति का नाम लिख दिया जाए तो याद रखना संविधान के अनुसार आप भी जनजाति कैटेगरी में आओगे, जो बेनिफिट्स जनजातियों को सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। क्लियर है, तो ये बोल रहा है भारत का संविधान। याद रखना परिभाषा कहां है, तो उन्होंने बोला 366 के खंड 25 में है, और 366 के खंड 25 में जब जाओगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जनजाति वही होंगे जो कि आर्टिकल 342 की अनुसूची में लिखे हुए हैं, यानी कि सूची में अनुसूचित किए गए हैं, लिख दिए गए हैं, वही जनजातियां होंगी। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो हालांकि आप पॉलिटी में पढ़ोगे पर सिंपल तरीके से बता दूं कि भाई जनजातियों को बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति जो होगा वो किसी क्षेत्र विशेष की हम बात करें, यानी कि कोई राज्य क्षेत्र होगा, राष्ट्रपति किसी राज्य क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जातियों को जनजाति घोषित करवाता है। कैसे,
तो जो राज्य होगा उसका जो भी भाई प्रशासनिक अधिकारी जैसे राज्यपाल हो गया, कोई और प्रशासक हो गया, जनरली राज्यों में राज्यपाल होता है, तो वो राष्ट्रपति राज्यपाल को बोलेगा, राज्यपाल क्या करेगा कि कुछ मापदंड दिए गए, जैसे हमने ऊपर भी पढ़े थे ना कि भाई ये विशेषताएं होनी चाहिए, तो राज्यपाल को अगर लगता है किसी क्षेत्र विशेष में इन विशेषताओं को लेकर कोई समुदाय रहता है, उसमें सभी वो विशेषताएं हैं जो जनजातियों में होनी चाहिए, तो राज्यपाल क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा राष्ट्रपति को कि इनको भी इस अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और जैसे ही राष्ट्रपति रिकमेंडेशन को मान लेगा और वो जैसे ही पास करेगा, यहां पर उस समुदाय का नाम लिख दिया जाएगा, और जैसे ही नाम लिख दिया जाएगा वो समुदाय जनजाति कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार कार्य होता है। ठीक, चलिए, इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचना जारी की जाती है, और जारी करने के बाद सीधी साधे वही प्रोसेस है, संसद क्या करेगी, उसका अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में दर्शा देगी, और आर्टिकल 342 की सूची में जो है नाम लिस्टेड कर देगी, नाम लिख देगी, बस काम हो गया, अब जनजाति बन गई है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर याद रखना कि संसद किसी भी जनजाति समुदाय अथवा उसके अंशों को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाल सकता है या जोड़ सकता है। ठीक है, संविधान पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि संसद चाहे तो फिर वही होगा कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, उस पास करने के बाद कोई जनजाति है, लग रहा है कि भाई मुख्य धारा में आ चुकी है, इनका सभी पिछड़ापन अब समाप्त हो चुका है, जनरली जो लोग रहते हैं उस प्रकार से सभी कुछ हो गया, आर्थिक सुधार हो गए, सामाजिक सुधार हो गए, शैक्षणिक स्तर बढ़ गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो संसद क्या करेगी, अधिसूचना जारी करवा के उन जनजातियों को उस लिस्ट से हटवा देगी, और जैसे ही किसी जाति को उस 342 जो आर्टिकल है उसकी लिस्ट से हटा दिया गया तो वो क्या हो जाएगी, सामान्य जाति हो जाएगी, जनजाति नहीं रहेगी। यही प्रोसीजर होता है, बस याद रखने योग्य बात है। ठीक है, जब कभी पॉलिटी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे डिटेल में आप पढ़ने वाले हो। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो भाई 43 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। हम सभी को नहीं पढ़ने वाले क्योंकि बहुत छोटे छोटे समुदाय भी हैं, कुल मिला के 43 प्रकार की जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। हम फिर भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण जनजातियों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन 43 की 43 पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों को कितने, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर ये आप मध्य प्रदेश का एक रफ मैप बना देता हूं मैं, ये मान के चलो मध्य प्रदेश, तो 3 भागों में जनजाति क्षेत्रों को डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, एक आपका आता है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, एक आपका आता है पश्चिमी क्षेत्र इस प्रकार से, और एक आपका आता है मध्य क्षेत्र। ठीक है ना, तो ऐसा मानते हैं कि इन 3 क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, विशेष तौर पर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे भैया मध्य क्षेत्र की। मध्य क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, हरदा, ये सभी क्षेत्र आते हैं, और इन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी गौंड जनजाति। गौंड जनजाति का सिंपल एक ट्रिक याद रखना कि नर्मदा नदी जो है इसके समानांतर जो क्षेत्र हैं उन सभी समानांतर क्षेत्रों में आपको गौंड जनजाति देखने को मिल जाएगी, ये बात आप याद रखोगे। विशेषकर मध्य क्षेत्र में गौंड जनजाति का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर माना जाता है भाई, मंडला जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत अधिक गौंड जनजाति पाई जाती है। तो जो नर्मदा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको गौंड जनजाति मिलेगी, खासकर मध्य क्षेत्र में। इसके अलावा आपको जो है कोरकू जाति, भारिया, ठीक है, अगरिया, बैगा, ये सभी जनजाति इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। अगला आपका आता है भाई पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से, तो वही सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना, कटनी, ये सभी क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको मिलेगी कौन सी, कोल, पनिका, सहरिया, संथाल, ये सभी जनजातियां आपको पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। खासकर वो जनजाति जो आपका छत्तीसगढ़ से संबंध रखती हैं, वो सभी जनजाति आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं भाई पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन से जिले, वही आपका झाबुआ, धार, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, जो अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र आपका हो जाता है। और इस पूर्वी क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी, भील जनजाति, इसी की उप जनजाति जो है भिलाला, बेगास, बरेला, पटालिया, ये सभी जनजातियां आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं, पॉइंट याद रखना कि भैया जो झाबुआ और अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र है, इसमें याद रखना भील जनजाति सबसे अधिक है।
सबसे ज्यादा भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश में झाबुआ अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। मंडला बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको सबसे ज्यादा गोंड जनजाति देखने को मिलेगी, और नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। और एक चीज और याद रखना, यहीं पर बता दूं कि याद रखना मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, जनसंख्या की बात करें, संख्या की बात करें सभी जनजातियों की, तो याद रखना सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जनजाति, सबसे अधिक जनजातियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? धार जिले में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, जनजातियां मतलब आप समझ रहे हैं ना, एसटी, यानी कि एसटी वाले जो लोग हैं सबसे ज्यादा आपको कौन से? धार जिले में देखने को मिलेंगे, याद रखना। वहीं अगर हम एससी की बात करें, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, याद रखना, तो ये आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे? उज्जैन जिले में। ये 2 पॉइंट भी याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां किस जिले में देखने को मिलेंगी। तो जनजाति की अगर बात कर रहा है, आदिवासियों के संबंध में पूछ रहा है, तो धार जिला याद रखना, संख्या के हिसाब से बता रहे हैं। और अगर वो आपसे पूछे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां मिलेगी, यानी कि एससी वाले लोग सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, तो याद रखना उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा एससी वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहते हैं जो आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, चलिए, तो 3 भाग हो गए। सबसे पहला मैंने आपको बताया भाई कौन सा? पूर्वी भाग। ठीक है, फिर है मध्य भाग, सॉरी पहले बताया मध्य भाग, फिर पूर्वी भाग, फिर पश्चिमी भाग। ठीक है ना, तो याद रखोगे सभी चीजों को। चलिए, तो अब आ जाते हैं सीधे जनजाति पर। सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सी? गोंड जनजाति। अब यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाले पॉइंट में आएंगे, इसलिए मैं स्पष्ट हाईलाइट करूंगा, स्पेशली बोलूंगा अभी, आपको ध्यान से सुनना है बस। सबसे पहला पॉइंट, जनजाति की बात करें, अगर प्रश्न करे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है भारत देश के अंदर, तो याद रखना जो गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है भाई? जो गोंड जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से नंबर पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर। क्लियर है? अगर प्रश्न करे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, आप बोलोगे गोंड। अगर वो पूछे कि गोंड जनजाति की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, तो आप बोलोगे दूसरे नंबर पर। तो वो पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो आप बोलोगे भील। क्या बोलोगे? भील। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे, बस ऊपर नीचे डेटा याद रखोगे कि गोंड जनजाति भारत में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो भारत में दूसरे नंबर को रखती है। बस ये 2 पॉइंट याद रख लो, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गोंड जनजाति की सबसे पहले पॉइंट हमने क्या देखा कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति। दूसरा क्या कि मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर आती, भीलों के बाद इनकी संख्या आती है। ठीक है, अब गोंड जनजाति की बात करें तो इनके अगर उपजातियों के साथ इनको जोड़ो, यानी कि गोंड जो जनजाति है उसकी कुछ उपजातियां भी हैं। समझना बात को बहुत ध्यान से, बहुत बारीक डिफरेंस है कि गोंड जनजाति हो गई और उसकी जो आसपास जो उप जनजातियां हैं, अगर उन सभी को मिला लो तो याद रखना कि फिर ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति बन जाती है। ठीक है, जनरली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, जनरली सबसे बड़ी जनजाति भील, प्रश्न यहीं से पूछते। लेकिन अगर कभी स्पेशली वो आपसे पूछे कि गोंड जनजाति एवं उसकी उपजातियों को मिलाकर शामिल कर लो, तो सबसे बड़ी जनजाति फिर आपकी मध्य प्रदेश में कौन सी बन जाती है? गोंड जनजाति बन जाती है। अगर गोंड के साथ साथ और जनजातियों को मिला लो जो उसकी उपजातियां कहलाती हैं, तो फिर गोंड सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखने 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए बात करते हैं भाई गोंड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो याद रखना तेलुगु भाषा से लिया गया है। ये तेलुगु भाषा से लिया गया है। जो तेलुगु भाषा का एक शब्द है कोंड, क्या शब्द है? कोंड शब्द है, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी, यानी कि ऐसे लोग जो पर्वतों पे निवास करते हैं उनको कोंड बोलते हैं। और उसी कोंड से जो है कौन सा शब्द निकल कर आ जाता है? गोंड। इसीलिए समझ लेना कि गोंड जनजाति किसको बोलते हैं?
ऐसे लोग जो पर्वतों पर निवास करते हैं या पर्वतों के आसपास निवास करते हैं। और ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है कि जो गोंड जनजाति है, इनके जो गांव बसते हैं, ध्यान से देखना कि पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतों के आसपास यानी कि पर्वतों की जो तलहटियां होती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में गोंड जनजाति के आपको सबसे ज्यादा गांव या बसाहट दिखाई आपको देगी। याद रखोगे। तो तेलंगाना या तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका मतलब कोंड होता है, और कोंड का मतलब क्या है? पर्वतवासी। ठीक है ना। तो ये पर्वत पहाड़ों के आसपास ही निवास करते हैं, इसलिए इनको गोंड बोलते हैं। गोंडों की कुल शाखाएं कितनी है? 30। जो मैं अभी बात कर रहा था कि भाई इनकी अगर शाखाओं की बात करें, उपजातियों की बात करें, तो याद रखने की कुल 30 शाखाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कौन से आते हैं? अमाद गोंड। ठीक है ना। इसके सर्वाधिक प्रचलित गोत्रों की बात करें भाई, गोंड जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित गोत्र कौन से? तो याद रखना नेताम। ठीक है। इसके अलावा मरकाम, फिर इसके अलावा देखोगे कोमार। ठीक है। इसके अलावा देखोगे कुंजाम, फिर इसके बाद बात करोगे मंडावी, मांझी। ठीक है ना। फिर इसके अलावा टेकाम। ये सबसे ज्यादा इनके गोत्र हैं जो आपको गोंड जनजाति में प्रचलित रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब गोंड की उपजातियों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं अगरिया। ठीक है। तो गोंड की उपजाति में पहले कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर आते हैं अगरिया। अगरिया गोंड जनजाति के वो लोग हैं जो लोहारों का काम करते हैं, यानी कि गोंड जनजाति में जो लोहारों का कार्य करते हैं, जो लोहार होते हैं, उनको किस नाम से जानते हो? अगरिया के नाम से जानते हो। फिर आते हैं प्रधान। कौन आ रहे हैं? प्रधान। अब भैया गोंडों में अगर प्रधान है तो इनका पद बड़ा ऊपर होता है। प्रधान होते हैं इनके पुजारी। ठीक है। क्या होते हैं? पुजारी। यानी कि जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं उन पुजारियों को किस नाम से जाना जाता है? प्रधान। याद रखना, यहां तंत्र मंत्र की बात नहीं की, जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात करूं पुजारियों की, जो पूजन करते हैं, जो देवी देवताओं को पूजते हैं, श्रद्धा भावना के साथ जो पूजते हैं, उनको बोलते हैं प्रधान। मंदिरों में जो विशेष स्थान रखते हैं पुजारी के रूप में। ठीक। फिर इसके अलावा आते हैं कोलिया भूतिस। कौन आते हैं? कोयला भूतिस। कोयला भूतिस कौन होते हैं? जो नाचने गाने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि डांस करने वाले, बाजा बजाने वाले जो लोग होते हैं गोंडों में, उनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं कोयला भूतिस बोलते हैं। ठीक। फिर आता है ओझा। ये भी एक उपजाति है गोंड की। ओझा कौन होंगे? तो ये होते हैं भाई पंडित्याई और तंत्र मंत्र करने वाले, यानी कि सीधी बात है तंत्र विद्या करने वाले, मंत्र जपने वाले जो लोग होते हैं, जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं, उनको बोलते हैं ओझा। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना, प्रधान होगा पंडित, यानी कि जो पूजन करता है सीधे तरीके से, और जो तंत्र मंत्र में भरोसा रखते हैं, वो काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओझा बोलते हैं। ये भी गोंड की ही उपजाति है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें अगले कौन से हैं, तो अगले आते हैं सोलाहस। सोलाहस कौन होता है? जो साधारण वर्ग होता है, ये सोलाहस कहलाते हैं, जो सिंपल तरीके से किसानी करते हैं या मजदूरी करते हैं, इनको सोलाहस के नाम से जाना जाता है। चलिए, निवास स्थान के आधार पर अगर बात करें तो गोंड 2 वर्गों में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना भैया, इनके गोत्र बता दिए हमने, इनकी उपजातियां बता दी। अब बात करते हैं निवास स्थान के आधार पर, यानी कि सीधी सी बात करें इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकल मतलब कि एक होगा पैसे वाला, एक होगा गरीब टाइप का। तो उस हिसाब से 2 वर्गों में विभाजित है। सबसे पहले आते हैं राजगौड़। कौन आते हैं? राजगौड़। राजगौड़ ऐसा मानते हैं कि भाई हमारी उत्पत्ति राजपूतों से है, राजाओं के रूप में है, इसलिए इनको राजगौड़ कहा जाता है। और याद रखना, ये वो होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है। ठीक है ना। और ये भूमि के स्वामी होते हैं, यानी कि जमींदार टाइप से लोग होते हैं, या यूं कहें कि पटेल टाइप जो लोग होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वो खुद को क्या बोलते हैं? राजगौड़ बोलते हैं। ठीक है। इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, जमीनें हैं, जमींदार टाइप से लोग हैं, पटेल टाइप से लोग हैं। ठीक है ना। इनको बोलते हैं राज। अगले होते हैं कौन से? तो याद रखना, पहले इनकी स्थिति देख लो भाई, मध्य प्रदेश कहां कहां? तो सागर हो गया, दमोह, नरसिंहपुर जो जिले हो गए, जो मध्य वाले जो क्षेत्र के जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपको राजगौड़ देखने को मिल जाएंगे, जिनकी खुद की जमीन और जायदाद वगैरह अच्छी होती है। फिर होते हैं धुरगौड़। क्या कहलाते हैं? धुरगौड़ कहलाते हैं। ये जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, या यूं कहें कि आर्थिक रूप से जो गरीब या पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उनको बोलते हैं धुरगौड़। ठीक है ना। ये बात आप याद रखोगे कि राजगौड़ जो होते हैं वो अपने आप को उच्च समझते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और जो साधारण वर्ग का व्यक्ति होता है गौड़ जनजाति में, उसको बोलते हैं धुरगौड़ बोलते हैं। ठीक है। कहाँ मिलेंगे? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र, जैसा मैंने आपको बताया था, जो मध्य वाला क्षेत्र है, जो सोन घाटी क्षेत्र है उसके दोनों किनारे पर, सतपुड़ा जो मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र है, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कौन से? धुरगौड़ मिलेंगे। और जो ये वाला जो क्षेत्र है पूर्व वाला, यहाँ पर आपको कौन सा वाला मिलेगा? आपको राजगौड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए भाई, अब बात करें भौगोलिक वितरण की बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में निवास करते हैं। मैंने बताया आपको कि नर्मदा नदी के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे।
बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, सागर, मंडला, शहडोल। इसके अलावा आप जाओगे तो रायसेन, ठीक है ना, ये भी जिला है जिसमें कि गौंड जनजाति बहुत अच्छे रूप में पाई जाती है। और भी आसपास के जो विदिशा जिला हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको गौंड जनजाति देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब निवास स्थान की बात करें तो भैया ये अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके बारे में हम बता चुके हैं कि खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्रों में इनके गांव कृषि योग्य भूमि, जल की प्राप्ति में सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र। और मैंने बोला सबसे ज्यादा घर मिलेंगे जो पर्वतों का जो तलहटी क्षेत्र होता है, यानी कि ये जो क्षेत्र अब मैदानी यहां से स्टार्ट हो गया, इन क्षेत्रों में इनके निवास स्थान आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जमीन खेती भी कर सकते हैं, ठीक है, सुरक्षित घर बना सकते हैं इन, और पानी वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ये तलहटियों के किनारे पर ज्यादातर घर बनाए जाते हैं इनके, ठीक है। चलिए, घर की बात करें तो इनके घर क्या है, घास फूस, लकड़ी, मिट्टी और खपरेल के बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भाई ये या तो इसकी जगह पर घास फूस डाल देंगे, यानी कि टपरा टाइप बना दिया, चारों तरफ घास की जो है दीवार बना दी, ऊपर भी घास डाल दिया, वो हो गया। और थोड़ी स्थिति अगर इनकी अच्छी तो क्या करेंगे, मिट्टी के घर बना लिए और ऊपर क्या है, खपरेल डाल दिया, ठीक है। खपरेल मतलब समझते हो, कबेलू भी जिनको आप बोलते हो, उन चीजों से अपने क्या है घरों को बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। और याद रखना, अपने अतिथियों के लिए क्या करते हैं, अलग से कमरा बनाकर तैयार करते हैं, जिसमें केवल मेहमान लोग पाए जाते हैं, यानी कि मेहमान आएंगे तो वहां पर रखेंगे। बात करें इनके वस्त्र और आभूषण की बात करें तो वस्त्र में याद रखना, सूती वस्त्र, पुरुष क्या है लंगोट और सिर पर एक पगड़ी पहनता है, ठीक है। विशेष जो त्योहार वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर एक क्या है, जैकेट भी डाल देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से महिलाएं क्या घुटने तक साड़ी पहनती हैं, याद रखना। इन्हें आभूषण पहनना और गोदना यानी जो टैटू करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है इनकी महिलाओं को, इसलिए गौड़ जनजाति में देखना आभूषण जो है आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा गोदना बहुत देखने को मिलता है। गोदना समझ लो, जो ग्रीन कलर का जो टैटू कराते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा गहना प्रिय जो है भील जनजाति होती है। सबसे ज्यादा चमक धमक वाले कपड़े, गहने और जो गोदना यानी कि टैटू अगर सबसे ज्यादा कौन कराते हैं, भील जनजाति कराते हैं। लेकिन इनकी महिलाएं भी गहने प्रिय होती हैं और साथ में गोदना प्रिय भी होती हैं। खान पान की बात करें भाई, तो खान पान की अगर बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। शाकाहार में देखोगे तो आपको मोटे अनाज, कंदमूल, चावल, ये सभी चीज मिलेंगी। मांसाहार में आप देखोगे तो भाई जो बकरे हो गए, ठीक है, मुर्गे हो गए, मछली हो गई, ये सभी चीजें। दूसरी बात क्या, शिकार कर करके जो चीजें मिलती हैं वो सभी चीजें ये लोग खाते हैं, ठीक है। चलिए, मोटे अनाज से बना हुआ एक पदार्थ होता है सत्तू, जिसको आप बोलते हो पेज बोलते हैं इसको, पेज को सत्तू भी कहा जाता है। इसका भी प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो मोटे अनाजों से बनाते हैं, सब मक्का वगैरह हो गया, या जनरली जो सत्तू बनाते हैं, जो चना हुआ उसको भूंज लिया, गेहूं हुआ उसको भूंज लिया, उसको पिसवा लिया, जो आटा बन गया उसमें पानी मिलाया, गुड़ मिलाया, बन गया सत्तू। तो ये इनका मुख्य खाने का मतलब पदार्थ होता है, जो कि इनको बहुत प्रिय होता है। और जो सत्तू होता है वैसे भी सबको खाना चाहिए, बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार होता है सत्तू का, ठीक है। और ये अतिथियों के लिए विशेष रूप से सत्तू ही परोसा जाता है इनके द्वारा, ठीक है। सत्तू हालांकि आप लोग जानते होंगे, इसको आजकल के ट्रेंड में देखोगे तो दोनों टाइप से बनाते हो, गुड़ मिला दो, शक्कर मिला दो, मीठा हो गया, प्याज वगैरह डाल के, नमक डाल के, मिर्च डाल के बनाओगे तो कैसा हो जाता है, ये तीखा हो जाता है, चटपटा हो जाता है, ठीक है। अब इनके प्रमुख नृत्यों की बात करें तो भैया इनके नृत्य में आपको सैला मिलेगा, कर्मा मिलेगा, भड़ोनी मिलेगा, रीना मिलेगा, कहरबा, सजनी, सुआ, जो दीवानी होता है, ये सभी प्रकार के जो जनजातीय नृत्य हैं इनके द्वारा किए जाते हैं विशेष अवसरों पर, अलग अलग अवसरों पर। पर्वों की बात करें तो इनके द्वारा बिदरी, ठीक है, बकपंथी, भड़ई, हड़ीली, ठीक है, छेरता, नवाखानी, इसके अलावा मेघनाथ, ये सभी प्रकार के पर्व इन लोगों के द्वारा, गौंड जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। विवाहों की बात करें भाई, इनकी विवाह मैरिज कैसे कैसे होते हैं तो देखना, याद रखना, लमसेना विवाह होता है, पटौनी विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है और भगेली विवाह होता है। 4 प्रकार के ट्रेंड चलते हैं शादियों के, ठीक है, जिसमें याद रखना कॉमन है पठोनी, लमसेना, चढ़ विवाह, ये अन्य जनजातियों में भी देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए एक एक प्रकार से समझ लो, कई बार मेंस में पूछ लिए जाते हैं कि भैया लमसेना विवाह क्या होता है, 3 नंबर में आपको बताना होगा। पूछेगा पटौनी विवाह क्या होता है, आपको बताना होगा। तो लमसेना विवाह की अगर बात करें तो आप बता सकते हो, जनजातियों में प्रचलित विवाह की पद्धति है। इस विवाह में क्या होता है, लड़के अपने ससुराल में आकर रहने लगते हैं। यानी कि यहां पर याद रखना कि क्या होता है, जनरली एक अप्रोच आपको बता दूं, लड़का और लड़की तैयार हैं शादी के लिए,
लड़के की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जनजातियों में क्या चलता है, वधू का पैसा चलता है, यानी कि जो लड़का होगा वो दहेज देता है लड़की के बाप को, तब लड़की को घर लेकर आता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि भाई लड़का गरीब है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लम सेना विवाह कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत अब जो लड़का है वो लड़की के घर पर रहेगा, घर जमाई बनकर, दामाद बनकर। लेकिन याद रखना, जमाई बनकर मतलब राजा बनकर नहीं रहेगा, मजदूर की तरह रहता है, और वो उस लड़की के घर पर जाकर सभी काम करता है, खेती किसानी या जो मजदूरी का उनका काम है, जो भी काम है वो करेगा। और अगर मान लो उसके पिता को समझ में आता है, तो याद रखना कि वो पिता क्या करेगा, उस लड़की की शादी उससे करा देगा, और उसके बाद उनको चाहे तो छोड़ भी देगा। जनरली देखा जाए तो 3 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है लमसेना विवाह, यानी कि 3 से लेकर 7 वर्ष तक लड़के को लड़की के घर रहना पड़ता है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि लड़का अगर अच्छा कमाता है, सब चीजें अच्छी हैं, तो भाई 3 साल में इनको विदा कर देंगे, नहीं तो लड़का 7 वर्षों तक भी लड़की के घर पर रह सकता है, दामाद बनकर, घर जमाई बनकर। इसको क्या बोलते हैं, लमसेना विवाह। ठीक है। अगला आता है पढ़ोनी विवाह। पढ़ोनी में क्या होता है, तो याद रखना, पढ़ोनी विवाह अलग अलग जनजाति में अलग अलग रूप में देखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि गोंड कैसे मनाते हैं, दूसरी जनजाति वाले कैसे मानते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, गोंड जनजाति में बात करें तो विवाह के अवसर पर जब लड़की वाले बारात लेकर आते हैं लड़के वालों के घर पर, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका पढ़ोनी विवाह बोलते हैं। कई जगह पठोनी विवाह भी आपको देखने को मिल जाएगा, पठोनी पठोनी, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि जनरली आपने शादियां देखी, भाई आपकी शादी होगी तो आप घोड़ी पे बैठ के बारात लेके जाओगे लड़की के घर, वहां से लड़की को विदा करा के लाओगे। लेकिन जो पढ़ोनी विवाह होता है, पठोनी विवाह जो होता है, इसमें गोंड जनजाति की लड़कियां जो होती हैं, लड़की और उसके घर वाले लड़के के घर जाएंगे शादी के लिए। इस विवाह पद्धति को क्या बोलेंगे, पठोनी विवाह बोलेंगे। अगला होता है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह में बात करें तो भैया दूल्हा बारात लेकर जाता है, यानी कि चढ़ विवाह जैसा नॉर्मल शादियों में होता है कि दूल्हा और उसके घर वाले लड़की के घर जाते हैं बारात लेकर, शादी की सारी जो क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं वो करेंगे, और उसके बाद लड़की को लेकर वापस आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, चढ़ विवाह बोलते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ोनी में उल्टा होता है, चढ़ विवाह में नॉर्मल तरीके से काम होता है। इसके अलावा अगला होता है कौन सा, भगेली विवाह। भगेली विवाह में क्या होता है, तो भैया गोंड जनजाति भगेली प्रथा में विवाह लड़के और लड़की की रजामंदी से होता है। इस प्रथा में क्या होता है, कन्या अपने प्रेमी के घर भागकर आ जाती है, और एक निश्चित सामाजिक रुझान के तहत क्या कर लेती है, विवाह संपन्न कर लेती है। लड़की जाएगी, कुल मिला के लव मैरिज होती है, लड़की लड़के के घर चली जाती है, फिर लोग एकत्रित होते हैं, फिर जो गांव का प्रधान होगा वो लड़की के घर वालों को बुलाएगा, फिर उसका पिता या भाई या जो भी आएगा वो क्या है, शादी की सभी बातें करेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। दहेज वहेज की जो लेन देन की बात होगी, और उसके बाद अच्छा खासा शादी करा देते हैं। इसको आप किस नाम से जानते हैं, भगेली विवाह, यानी कि लड़की पहले भाग जाती है, ठीक है। इसके अलावा विधवा विवाह और वधू मूल्य क्या है, इनमें प्रचलित है, यानी कि अगर कोई लड़की विधवा हो गई है तो वो शादी दोबारा कर सकती है, प्रचलन है। और साथ में वधू मूल्य का प्रचलन है, यानी कि वधू मूल्य के अंतर्गत क्या होगा कि भैया लड़का वाला पैसे देगा लड़की के बाप को, लड़की के भाई को, ठीक है ना। कुल मिला के यानी कि दहेज जो होता है उसमें होगा उल्टा सिस्टम। यहां पर दहेज जैसे आप लोग अधिकारी बनोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं विचार आता है कि भाई शादी करो दहेज लो, बहुत गलत बात है भाई, भीख नहीं मांगनी चाहिए। इनमें क्या होता है, बदमूल्य चलता है, यानी कि लड़का वाला पैसा देगा लड़की वाले को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अधिकांश जनजातियों में होता है। इनके मनोरंजन की प्रमुख प्रथा की बात करें तो इनमें चलती घोटुल प्रथा चलती। इसके सदस्य कौन होते हैं, अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं, घोटुल व्यवस्था, ठीक है ना। ये भी बहुत ही वैचारिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भाई ये एक प्रकार का देखा जाए तो त्योहार होता है इनमें, घोटुल, ठीक है। हर जगह नहीं चलता है, कहीं कहीं वो पहले चलता था, अब जनरली कम हो गया है। इसमें क्या करेंगे कि प्रमुख त्योहार का एक समय आता है, उस समय पर क्या करेंगे, गांव के बाहर जाकर ऐसे झोपड़पट्टियां बना देते हैं इस प्रकार की, ठीक है ना। इस प्रकार घोटुल बना देते हैं। अब इसमें क्या होगा भैया, शाम को लड़का लड़की आते हैं, फिर मौज मस्ती होती है, गाना बजाना होता है, और इसी में हो जाता है प्यार। अब लड़का और लड़की को मान लो आ गए पसंद, तो ये दोनों बात करेंगे, और बात करके अगर इनमें चलता है तो ये इस घोटुल का यूज करेंगे, यानी कि इसमें चले जाएंगे, फिर बातचीत होगी, लव हो जाएगा, ठीक है। शादी से पहले यौन संबंध भी ये लोग चाहें तो बना सकते हैं इस घोटुल प्रथा के अंतर्गत, ठीक है। और जब इनको लगता है कि शादी हो जानी चाहिए तो ये प्रस्ताव रख देते हैं, और फिर जो 4 पद्धतियां हैं उनमें से किसी एक पद्धति के अंतर्गत शादी निश्चित हो जाती है और शादी हो जाती। तो घोटुल प्रथा ये प्रथा है। कभी इस पर विस्तारित वीडियो हम बनाकर आप लोगों को और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक।
अगला है भाई धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक विश्वास में क्या है, ये टोटम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, टोटम को मानते हैं ये लोग, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो दूल्हा देव, सूरज देव, ठीक है, नारायण देव, इन सभी देवों को ये मुख्य रूप से पूजते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो भाई कोई बीमार वगैरह हो गया तो दूल्हा देव की पूजन कर ली, ठीक है। कृषि वगैरह में इनको उन्नति चाहिए तो बूढ़ा देव की पूजन कर ली। तो इस प्रकार के अलग अलग देवी देवता होते हैं जिनको ये क्या है, मानते हैं, ठीक है। आर्थिक जीवन की बात करें तो भाई ये गोंड जनजाति बारी नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हो गया कि भाई जंगल को काटा, पेड़ों को जलाया, पत्थरों को बिना कृषि योग्य भूमि बनाई, इस पर कृषि कर ली। जब उसकी उपज कम हो जाती है, ठीक है ना, तो उपज कम हो जाती तो उसको वहीं छोड़ा, अगली जगह पर जाकर कृषि चालू कर दी, ठीक है। फिर जब वहां पर जमीन अनुपजाऊ हो गई तो फिर अगली जगह पर जाकर कृषि चालू कर दी। तो इस प्रकार की कृषि लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं, तो इसके अतिरिक्त भाई मजदूरी करते हैं, मुर्गी पालन है, पशुपालन है। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। साथ में वन उपज को लेना, लकड़ी को काट कर उसको बेच देना। तो इस प्रकार से लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। इनकी आर्थिक स्थितियां इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगली आती है दोस्तों भील जनजाति, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि गोंड जनजाति की क्या क्या प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं, याद रखना। इसी प्रकार से अगली जनजाति हम जा रहे हैं भील जनजाति, जहां पर आप लोगों का प्री के साथ साथ में वनडे के साथ साथ में आपकी लगभग मेंस की तैयारी भी हो गई है। अगर मेंस में कहीं से भी प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न गोंड जनजाति, भील जनजाति या मध्य प्रदेश की जनजाति के संबंध में, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा का पूरा उत्तर लिख सकते हो। चाहे 3 में पूछे, चाहे आपका जो है 5 नंबर पूछे या 11 नंबर में पूछे, उत्तर बड़ी आसानी से आप दे सकते हो किसी भी प्रश्न का, ठीक है। चलिए अब बात करें भील जनजाति की। भाई बात करें तो मैंने आपको बताया कि संख्या की दृष्टि से भील जनजाति भारत में सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम बात करेंगे, जो अंतिम आंकड़े हैं, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी जो नहीं हो पाई है कोविड के चक्कर में। तो जब तक ये जनगणना है तब तक आंकड़े यही रहेंगे। जब नई जनगणना आएगी तो उसके आंकड़े आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास बनाकर पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में तो यही जनगणना चलेगी 2011 वाली। तो उसके अनुसार आंकड़े याद रखोगे कि भारत की दूसरी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी, भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है। और बील का मतलब क्या होता है, धनुष और कमान, जिसको आप तीर और कमान बोलते हैं, ठीक है ना। तीर और कमान जो होता है धनुषधारी। कारण क्योंकि भील जनजाति की पहचान ही ये है, दो पहचान इनकी मुख्य होती है। एक होता है तीर कमान इनके साथ हमेशा रहते हैं, धनुष और तीर हमेशा साथ रखते हैं। और दूसरी होती है गोपिया करके इनका शस्त्र होता है, ठीक है ना। ऐसे रस्सी का बना होता है, बीच में उसमें से झूला होता है, उसमें पत्थर रख कर घुमाकर जब ये मारते हैं ना, तो याद रखना कि कम से कम 300 से 400 मीटर तक मार करता है इनका गोपिया का पत्थर, ठीक है। तो कभी अगर इनसे पंगा हो तो ये मत सोचना कि तीर कमान की रेंज तो केवल 150 मीटर तक है, उसके आगे गए तो क्या, अगर तीर कमान से बच गए तो गोपिया से पेल दिए जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पंगा नहीं लेने का। चलो, तो भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई, जिसका मतलब क्या है भैया, तीर कमान है, ठीक है ना। चलिए, अब चूंकि ये धनुष विद्या में पारंगत होते हैं इसलिए इनको भील कहा जाता है। धनुष विद्या में पारंगत का मतलब केवल इतना नहीं कि तुम जैसे तीर चलाना, तीर बनाना, धनुष को बनाना, ठीक है, निशाना लगाना, और साथ में याद रखना अगर हाथ से नहीं तो पैरों से निशाना लगाने में पारंगत होते हैं। यानी कि भील जनजाति के लोग जो मैंने पर्सनली देखे हैं वो पैरों से भी धनुष बाण चलाना अच्छे से जानते हैं, इतने पारंगत होते हैं ये लोग, ठीक है। और गोपिया का निशाना भी इनका अचूक होता है, ठीक। अगर तुम लोगों को गोपियां दे दिया जाए चलाने को, उसमें पत्थर रख के घुमा के मारने को, तो या तो खुद को मार लोगे या बेचारे पड़ोसी को पेल दोगे, लेकिन याद रखना इनका निशाना अचूक होता है। इनकी उपजातियों की बात करें तो एक होती है भिलाला, बरेला, रथियास, पैगास, ठीक है ना, पटलिया, तड़वी भील। तड़वी भील से भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि तड़वी भील किनको कहा जाता है। तो तड़वी भील याद रखना वो जनजाति है, वो भील जनजाति है जो औरंगजेब के समय पर, जो औरंगजेब का जब शासन था तो उसके समय पर इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था और ये मुस्लिम बन गए थे। तो भीलों की वो शाखा जो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर चुकी है उनको क्या बोलते हैं, तड़वी भीलों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तड़वी भील के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। याद रखना, शब्द पूछ सकता है आपसे 3 नंबर में, तो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक। चलिए,
अब ये जनजाति मध्य प्रदेश के कहाँ, तो पश्चिम क्षेत्र में विशेषकर झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी में आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा मैंने बोला कि जो आपका झाबुआ और अलीराजपुर जिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको भील जनजाति देखने को मिल जाएगी। और संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति धार में पाई जाती है, मैंने बोला ही था। और अनुसूचित जाति आपके उज्जैन में पाई जाती है, ये मैं आपको अभी पहले समझा ही चुका हूं, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। अब याद रखना कि भिलाला से आपसे प्रश्न कभी कर ले कि सबसे ज्यादा जो भिलाला जनजाति है, यानी कि भीलों की जो उपजाति भिलाला कहां पर पाई जाती है, तो याद रखना कुक्षी में सबसे ज्यादा मिलती है। किस जिले में आता है, धार जिले में एक क्षेत्र आता है कुक्षी, तो कुक्षी में सबसे ज्यादा आपको भिलाला देखने को मिलेगा, भिलाला जनजाति। इसके अलावा बड़वानी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। भील जनजाति का विस्तृत वर्णन याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर सकता है कि भील जनजाति को का जो है विस्तृत वर्णन किताब है उसमें किया गया, और वो किताब किसके द्वारा लिखी गई है, टीबी नायक के द्वारा। किसके द्वारा, टीबी नायक के द्वारा एक किताब लिखी गई है, उसमें भीलों की बहुत डिटेलिंग में आपको जो है वर्णन मिल जाएगा। उस पुस्तक का नाम है द भील्स आ स्टडी। क्या नाम है, द भील्स आ स्टडी। प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है द भील्स ऑफ स्टडी किसकी किताब है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी है, टीबी नायक की पुस्तक का नाम है द भील्स ऑफ स्टडी, ठीक है। चलिए, भील अपने निवास स्थान को क्या बोलते हैं, फाल्या के नाम से बोलते हैं। जो निवास स्थान का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, फाल्या बोलते हैं। हम बोलते हैं घर, वो बोलते हैं फाल्या। और इनका जो बड़ा गांव होता है उसको पाल कहा जाता है। बड़े गांव को क्या बोलते हैं, पाल। और जो छोटे गांव होते हैं उसको फला बोलते हैं, ठीक है ना। क्या नाम से जाना जाता है, फला नाम से। यानी कि अगर उन्होंने बोला कि हम फला में निवास करते हैं, यानी कि छोटे गांव में, पाल मतलब बड़े गांव में, और इनके घर को क्या बोलते हैं, फाल्या के नाम से जाना जाता है। भील संसार की क्या सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है। रंग प्रिय मतलब भाई इनको जब आप देखोगे तैयार होने का तरीका, तो आप देखोगे कि जो भील जनजाति की महिलाएं आपको मिलेंगी, तो भैया एक तो इनके गहने देख लो आप, हाथों में लेके यहां तक चूड़ी, पैरों में घुटने तक जो है आपको चूड़ी, पायजेब, बिछिया, ठीक है ना, हर चीज। इसके अलावा इनके जो कपड़े होते हैं बिल्कुल एकदम चमकीले, रंग बिरंगे, एकदम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर में। इसके अलावा पूरी बॉडी पे लगभग आपको गोदना देखने को मिल जाएगा अलग अलग जगहों पर। तो भील जनजाति की बात करें तो जनजातियों में सबसे जो रंग प्रिय जनजाति होती है वो आपकी कौन सी होती है, भील जनजाति होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि जो भील स्त्रियां होती हैं विश्व की सबसे अधिक गहना और गुदना प्रिय स्त्रियां होती हैं। यह भी प्रश्न कभी कर ले कि रंग प्रिय तो हैं ही, साथ में अगर गहना पहनने में, पसंद करने में, या फिर आपका गुदना कराने में सबसे ज्यादा प्रचलित महिला, तो वो भी याद रखना भील जनजाति सबसे अधिक शौक रखती है इन चीजों का, ठीक है। चलिए अब इनकी विवाह की बात करें भाई, भील जनजाति के विवाह की बात करें तो जनजातियों की जो अनेक प्रथाएं जो मैंने आपको बताई थी वो सभी इनके अंतर्गत चलती हैं। इनमें जो प्रमुख रूप से देखा जाएगा, पहला होता है अपहरण विवाह, जिसको आप भगोरिया के नाम जानते हो। भगोरिया हाट सुना होगा, ठीक है, हाट भी है और त्योहार भी है। भगोरिया हाट, भगोरिया त्योहार। त्योहार होता है, उत्सव होता है भगोरिया, उसी भगोरिया उत्सव के अंतर्गत भगोरिया हाट लगाया जाता है। और इसी भगोरिया हाट में क्या होता है, एक विवाह का प्रचलन होता है, ये होता है अपहरण विवाह। ये होली के समय मनाया जाता है, याद रखना। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, कैसे होता है अपहरण, तो सीधी बात है कि इसमें क्या किया जाता है कि भगोरिया हाट लगता है, भील कहीं भी रहते हो पर अपने क्षेत्र में होली के समय जरूर वापस आएंगे, क्योंकि उनको भगोरिया हाट जाना ही होता है। बहुत मजेदार मेले लगते हैं, जनजाति मेला होता है, मजेदार होता है। अब इसमें क्या होगा कि भील जनजाति के लोग जा रहे हैं, इनको कोई लड़की पसंद है, पहले से इनका अफेयर वफेयर चल रहा है, नहीं भी चल रहा है, इनको पसंद आई, तो ये इस मेले के अंतर्गत क्या करते हैं, भगोरी हाट के अंतर्गत जाके उसको कलर लगा देंगे, गुलाल डाल देंगे। अगर बदले में उस लड़की ने भी इनको गुलाल डाल दिया, यानी कि लड़के ने गुलाल डाला लड़की पे और लड़की ने बदले में गुलाल डाला, या अपोजिट हो जाए कि लड़की ने किसी लड़के पे गुलाल डाला और उसने अपोजिट डाल दिया, तो ये मान लिया जाता है कि भैया इनको कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ठीक है। और इस कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया के अंतर्गत अब ये पड़ जाते हैं लव मैरिज के चक्कर में, और फिर इनकी हो जाती है शादी तय। इसी को बोलते हैं आपका क्या, अपहरण विवाह बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि भाई लड़का जो है लड़की को लेके भी फरार हो जाता है, इसलिए इसको अपहरण विवाह बोलते हैं। अगला है गोल गधेड़ो विवाह। गोल गधेड़ो विवाह क्या है भाई, तो ये भी एक त्योहार टाइप्स होता है, गोल मतलब एक पर्व होता है गोल गधेड़ो। ये आई थिंक जो होली होती है उसके दूसरे दिन शायद मनाया जाता है, पहले या दूसरे दिन होली के समय पर ही मनाया जाता है। इसमें क्या होगा कि एक उत्सव मनाएंगे, तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि जो महिलाएं होती हैं एक चौक बनाएंगी, है ना, इसमें गुड़, लिख दे रहा हूं मैं, गुड़ और नारियल
रख देंगे। ठीक है, एक चौक बनाया, उसके अंदर गुड़ और नारियल रख दिया, या फिर कई बार एक खंबा बनाते हैं और उस खंबे के टॉप पर क्या है, गुड़ और नारियल को बांध दिया है और उस पूरे के पूरे खंबे को अच्छे खासे तरीके से चिकना कर दिया जाता है, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे कि कोई चढ़ नहीं पाए, उसमें तेल वेल लगा दिया। और जो लड़कियां होती हैं अविवाहित, वो इसके चारों ओर खड़े होकर डांस करती हैं। ठीक है ना। अब लड़के को क्या करना है कि इस जो ग्रुप है यानी कि गोल है, इसको तोड़ के और अंदर घुसना है। अगर मैदान में गुड़ और वो रखा हुआ नारियल तो उसको लेना, और नहीं तो जो खंबे के ऊपर बंधा हुआ है उसको उसको लेके आना है कैसे भी। और याद रखना, लड़का इस ग्रुप को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करेगा और लड़कियों के पास प्रतिरोध करने का पूरा बल उपयोग करने की पावर होती है, वो इसको रोकेंगे पूरी दम से। ठीक है। इस दमदार भिड़ंत में कई बार लड़का बेचारा बुरी तरह घायल भी हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, पूरी भड़ास निकाल देते हैं, बेचारे को पीट पाट देते हैं, भगा देते हैं। ठीक है। अगर लड़का ये तोड़ के अंदर गया और वहां से गुड़ और नारियल अगर लेकर बाहर आ गया, तो अब ये लड़का बन गया हीरो। अब ये मान्यता के अनुसार, गोल गधेड़ो मान्यता के अनुसार, या तो इसकी प्रेमिका इस ग्रुप में कहीं ना कहीं शामिल होगी तो उससे शादी करेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर मान लो उसकी प्रेमिका नहीं भी है तो वो जिस लड़की को चाहे उसको पसंद करके जो है अपना इजहार कर सकता है, इजहार दिल कर सकता है। यह है गोल गधेड़ो विवाह की पद्धति। ठीक है ना। बेटा बैठे बैठे सोच रहे होगे कि काश हमारी समाज में भी ये सब पद्धतियां होती, तुम भी जाते गोल गधेड़ो, गधे बन जाओगे पिट पिट के, बेटा मत जाना। अगला होता है सेवा विवाह। ये सेवा विवाह वही जो लमसेना विवाह होता है, वही सेवा विवाह होता है, बिल्कुल वैसी पद्धति पे काम करते हैं सेवा विवाह के अंतर्गत। यानी कि जब लड़के के पास पैसे नहीं हैं तो लड़की के घर वो चला जाएगा और घर जमाई बनकर रहेगा कुछ सालों तक, मैंने बोला 3 से 7 साल तक, जब तक भाई लड़की का पिता चाहेगा उसको अपने घर पर काम कराएगा, और उसके बाद अगर उसको संतुष्टि होती है तो इनको जो है वो विदा कर देता है। ये आपका सेवा विवाह होता है, जिसको आप लमसेना विवाह भी कहते हैं। ठीक है। अगला होता है शक्ति विवाह। शक्ति विवाह के अंतर्गत क्या होता है, ये एक मैरिज का वो तरीका होता है जैसे कि आपके इसमें जो चलता था ना, बरमाला पहना के, मतलब जो लड़की होती है वो पसंद करती, लेकिन शक्ति विवाह में क्या होता है, सिस्टम ऐसा होता है कि जो लड़का होता है वो कुछ टास्क होते हैं, उन टास्क को दिखाकर अपने बल को दिखाता है कि मतलब मैं कितना शक्तिशाली हूं। उस बल के अंतर्गत वो प्रपोजल भेजता है और लड़की उसको हाँ करती है। अगर लड़की को लगता है कि बलशाली व्यक्ति है तो शादी तय हो जाती है। इसको बोलते हैं शक्ति विवाह। यानी कि सीधी सी बात है कि लड़के के अंदर कितना बल है, कितनी शक्तिशाली व्यक्ति है, उस हिसाब से यहाँ विवाह की तैयारी कराई जाती है। अगला होता है नात्रा विवाह। नात्रा विवाह में क्या होता है, जो विधवाएं होती हैं इनका पुनर्विवाह जब करा दिया जाता है, यानी कि दोबारा से विवाह जब कराते हैं तो उस विवाह पद्धति को क्या बोलते हैं, नात्रा विवाह पद्धति बोलते हैं। जो विधवाएं हैं उनकी पुनः जो शादी कराई जाती है, पुनः विवाह कराया जाता है, उसको नात्रा विवाह बोलते हैं। अगला है भाई घरगुस्सी विवाह, इसको घुसपैठिया विवाह भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि भाई जो लड़की है लड़के के घर चली जाती है। ठीक है। लड़की को पता है क्या करना है, घर में चली गई, घर में गई, लड़के के ऊपर उसने उठा के हल्दी डाल दी। अब यहां पर क्या हुआ कि लड़के के घर वाले भी देख रहे हैं, सब चीजें हैं, तो वो उठा के, ये रात के समय करते हैं ताकि कोई रोके ना। फिर क्या होगा, वहां के गांव का जो प्रधान होगा उस तक खबर जाएगी, फिर वो लड़की के घर वालों को खबर भेजेगा। कई बार लड़की अपने रिश्तेदारों से भी मदद ले लेती है। ठीक है ना, लव विवाह के चक्कर में। फिर क्या होगा, लड़की के घर वाले आएंगे, प्रधान के सामने बैठक होगी, बैठक में तय कर लेंगे शादी की क्या क्या पद्धति, कैसे कैसे करना है, कितना लेना कितना देना है, और सब चीज करने के बाद शादी तय कर देते हैं। इसको बोलते हैं घर घुस्सी या घुसपैठिया विवाह बोलते हैं। अगला है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह में सीधी सी बात होती है भैया, कुछ टास्क दिए जाते हैं लड़कियों के द्वारा। ठीक है ना। लड़की कुछ टास्क देती है, लड़के को वो टास्क पूरे करने होते हैं। अगर उस पद्धति के अनुसार जैसा लड़की चाहती है, अगर टास्क हो जाए कंप्लीट, तो फिर लड़की तैयार हो जाती है उस लड़के से शादी करने के लिए। उसी को आप क्या बोलते हैं, परीक्षा विवाह बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगला होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह का मतलब क्या होता है, वधु धन का प्रचलन। ठीक है ना। विनिमय विवाह में वही होता है कि भैया लड़के लड़की को पसंद आ गया है, लड़की के घर पर लड़का जाएगा या लड़के के घर वाले जाएंगे, विवाह की बात करेंगे। जो लड़की का पिता है वो कुछ डिमांड रख देगा कि भाई इतने पैसे ले आओ और शादी कर लो, तो इसको क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह बोलते हैं। कुल मिला के वधु को खरीद लिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना। क्योंकि लड़की जब लड़के घर आएगी तो लड़के वाले उसके पिता को जो रकम मांगेगा वो रकम उनको देनी होगी, उसको क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये स्वयंवर है, अच्छी याद रखना, जो परीक्षा विवाह होगा स्वयंवर की तरह होता है, स्वयंवर की तरह होता है। लड़की कुछ टास्क देती है, लड़के को पूरे करने होते हैं, तो लड़की उसको अपना वर जो है चुन लेती है। ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, भील जनजाति के प्रिय खाद्य पदार्थ क्या है? तो इनका खाद्य पदार्थ है राबड़ी। याद रखना, रबड़ी नहीं है, जो दूध से आप रबड़ी बना के खाते हो वो नहीं है, ये है राबड़ी। इसको भील जनजाति में कई जगह महेरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? महेरी। अब राबड़ी क्या होती है? तो ये भी बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। जो सिंपल देखा जाए जो बनाई जाती है राबड़ी, उसका सिंपल सा फंडा क्या होता है? मक्का लिया, मोटे अनाज लेते हैं, खासकर मक्का लिया, उसको दरदरा पिसवा लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जो छाछ होती है, छाछ, मठा या मही जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, जो दूध का जब दही बनाते हैं और उसको निकालने के बाद मक्खन जब निकाल लेते हैं, जो पतला हिस्सा बचता है उसको छाछ, मठा या जो है मही बोलते हैं, उसमें इसको उबाल लेते हैं। उबाल दिया, नमक वमक डाल के रख दिया। अब उसमें चाहो तो आप गुड़ मिलाकर खा लो, मीठा खा सकते हो महेरी को, ठीक है, या राबड़ी को बना के, या उसमें आप चाहो तो नमक मसाला मिला के आप तीखा करके खा लो। ज्यादातर जो राबड़ी होती है वो कैसी बनती है? मीठी ही बनाई जाती है, ठीक है ना, गुड़ या शक्कर डाल के मीठी बनाई जाती है, इसको महेरी बोलते हैं। इसके अलावा और क्या होता है भाई? तो जो है राबड़ी तो उनका फेमस हो गया, इसके अलावा एक होता है डुबरी। एक और खाद्य पदार्थ होता है डुबरी, ये मीठा बनता है। ये कैसे बनता है? तो ये बनता है, आपने सुना होगा, महुआ जो होता है जिससे दारू बनाते हैं, जो महुआ होता है उसको गला के फिर उसको ऐसे बारीक पीसते हैं, फिर उसको गोल बना के उसको चाशनी टाइप बनाते हैं गुड़ की, और उसमें डाल के यानी कि मीठा बना के उसको खाते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? डुबरी के नाम से जानते हो। तो ये दो सबसे फेमस यानी कि सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है। इसके अलावा भैया, तो इसके अलावा ये मक्का, जौ, ज्वार, दाल, ये प्रमुख रूप से खाते हैं वेज में। नॉन वेज की बात करें तो उनका सबसे फेमस नॉन वेज में अगर देखोगे तो मुर्गा पसंद आता है, इसके अलावा बकरा, इसके अलावा शिकार, और जो सबसे प्रमुख रूप से देखा जाए तो मछली। मैं आपको बता दूं कि जो भील जनजाति होती है, मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। खासकर जो हाथ से फेंकने वाले जाल होते हैं, उस जाल को बनाकर उसका इस्तेमाल करने में ये लोग बहुत ज्यादा पारंगत होते हैं। प्रमुख पर्व की बात करूं तो भाई होली, मैंने बोला सबसे प्रमुख पर्व इनके लिए होली है। इनके जितने भी जो स्वदेशी त्योहार होते हैं वो होली के आसपास ही मनाए जाते हैं। इसके अलावा गल, भगोरिया, चलावड़ी, जात्रा, गोल गधेड़ो, गढ़, ये सभी जो होते हैं इनके पर्व होते हैं, होली के लगभग आसपास ये लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए, इनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो होली है, मैं अभी बात कर चुका हूं इसके बारे में। चलिए, अब बात करें गल क्या होता है। तो भाई होली के जो दूसरा दिन होता है उस दिन ये मनाया जाने वाला पर्व होता है जो मनौतियों का त्योहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? मनोकामना पूर्ण होने के बाद खंबे पर झूल झूल कर 3 या 5 7 परिक्रमा करते हैं, यानी कि खंबे पर बना देते हैं, और उसके बाद उस खंबे की 3 परिक्रमा, 3 5 या 7 परिक्रमा करके गल को मनाया जाता है। याद रखना, होली के दूसरे दिन। गढ़, ये क्या होता है? होली के पश्चात एकादशी पे मनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें भील युवक क्या करते हैं? अपने स्वर का प्रदर्शन करते हैं और मनोरंजन का एक आयोजन किया जाता है, यानी कि शारीरिक रूप से जो तीरंदाजी होती है उसको रूप से अपने स्वर को प्रदर्शित करते हैं गढ़ में, ठीक है। अगला होता है दिवासा। ये क्या है? तो ये भाई जून माह में मनाया जाता है। कब? जून में। इस दिन भीलों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न देवी देवताओं की पूजन की जाती है। बलि देना तथा मग तर्पण करना इनका काम होता है, यानी कि बलि देते हैं बकरे की, ठीक है ना, या खासकर सबसे ज्यादा बलि देते हैं मुर्गे की, देसी मुर्गे की। मुर्गे की बलि दे दी, चढ़ा दिया, उसको बना, और साथ में फिर क्या कर रहे हैं? पेय में दारू पी रहे हैं, ठीक है ना, जो देसी दारू बनाई जाती है, महुआ की जो दारू बनाई जाती है उसका सेवन करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है भाई? दिवासा कहलाता है, ठीक है। भगोरिया हाट उत्सव, तो ये तो पता ही है, विवाहियों की जोड़े जो है मिलकर इसका आयोजन करते हैं। हाट लगता है और उसमें जाके जो है सेलिब्रेट करते हैं, फिर लव मैरिज की तैयारी हो जाती है। मेले की बात करें तो भाई भील जनजाति हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश संदर्भ में भगोरिया हाटी फेमस है, लेकिन फिर भी भारतीय संदर्भ में आपको बता दूं कि दो मेले इनके सबसे ज्यादा फेमस हैं, और दोनों के दोनों राजस्थान में मनाए जाते हैं। तो एक मेला लगता है बाणेश्वर का मेला। किसका? बाणेश्वर या बेणेश्वर का मेला जो लगता है डूंगरपुर राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान, ठीक है ना, डूंगरपुर के राजस्थान में लगता है ये मेला। क्या है? पूर्णिमा, जो माघ पूर्णिमा होती है उसको सोम और जो माही जाखम नदियां जो हैं उनके संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, वाणेश्वर के मेले का। दूसरा होता है घोटिया अंबा का मेला। किसका? घोटिया अंबा का मेला। ये कहां पर है? ये भी राजस्थान के बांसवाड़ा मेला लगता है। और याद रखना, आपसे कभी प्रश्न कर ले कि भैया भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है, प्रश्न क्या पूछे कि भीलों का कुंभ, कुंभ सबसे बड़ा मेला होता है हिंदू धर्म के अंतर्गत। इसी प्रकार अगर पूछ ले कि भीलों का कुंभ किसे बोलते, तो याद रखना, जो घोटिया अंबा का मेला लगता है बांसवाड़ा राजस्थान में, उसे भीलों का क्या बोलते हैं? कुंभ कहा जाता है, भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह अमावस्या के समय पर लगता है, ठीक है। ये दो मेले याद रखना, राजस्थान के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, कभी अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद होने चाहिए।
चलिए अगली बात करते हैं भाई, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक गायन की बात करें तो संवटिया है, भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत होता है। फिर इसके अलावा हमसीड़ो है, ये क्या है, भील स्त्री और पुरुष जो है मिलकर इसको गाते हैं इस लोकगीत को, जिसको क्या बोलते हैं, हमसीड़ो बोलते हैं। इसके अलावा होता है गवरी या राई नाट्य बोलते हैं, नाट्य मतलब इसमें नाचते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन, ठीक है, जो रक्षाबंधन का दूसरा दिन होता है जिसको अपन दूज बोलते हैं, उस दूज के दिन का होता है सवा, दूज से लेकर सवा महीने तक ये लोक नाट्य किया जाता है। इस नाट्य में क्या, मेरू नाट्य भी शामिल किया जाता है। अगला है नाहर नृत्य। नाहर शब्द ही स्पेशल है, नाहर मतलब होता है बाघ। क्या होता है नाहर का मतलब, बाघ। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो बोलते हैं नाहर खा जाएगा, नाहर खा जाएगा मतलब बाघ अटैक कर देगा, बाघ खा जाएगा। नाहर नृत्य किसके द्वारा होता है, तो याद रखना होली पर पुरुष के द्वारा किया जाता है, पुरुष द्वारा किया जाता है। इसमें जो पुरुष होता है वो क्या करता है, कपास का इस्तेमाल करेगा, अपने शरीर पर लपेट लेगा, चिपका लेगा और किसका रूप धारण कर लेगा, बाघ का रूप धारण कर लेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, फिर नृत्य करेगा, डांस करेगा, इसको बोलते हैं नाहर नृत्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाहर नृत्य मतलब बाघ बन के, कपास से ये बाघ बन के डांस करते हैं, उसको नाहर नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला है गैर नृत्य। तो फाल्गुन मास में जो होली पर स्त्री और पुरुष द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर ढोल, मृदंग, थाली के साथ में जो नृत्य किया जाने जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, जाने वाला नृत्य, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, आपके गैर नृत्य बोलते हैं। यानी कि जो कटाई का समय होता है उस समय पर ये लोग उत्सव मनाते हैं और महिला और पुरुष दोनों मिलकर नाचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका गैर नृत्य। अगला है युद्ध नृत्य। ये मेवाड़ में सबसे ज्यादा चलता है, राजस्थान के मेवाड़ में, ठीक है ना। युद्ध नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य होता है। इसके अलावा होता है दिचकी नृत्य, ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये आजकल शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, डीजे पर नचने वाला। इसमें क्या होता है भैया, तो महिला और पुरुष साथ मिल जाते हैं, खासकर लड़के और लड़कियां, और ऐसा गोल घेरा बनाकर और पैर आगे पीछे करके जो डांस करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दुचकी नृत्य बोलते हैं, ठीक है। ये अन्य जनजातियों में भी हालांकि किया जाता है, गोल घेरा बना लिया, ठीक है ना, और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ कर और आगे पीछे को जो डांस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दुचकी नृत्य बोलते हैं। चलिए अगला है नेजा नृत्य। इसमें क्या है, ये खेल नृत्य होता है। होली के तीसरे दिन क्या होगा, स्त्री और पुरुष द्वारा खंबे पर नारियल बांधकर ये नृत्य किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आपका नेजा नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला है हाथी नृत्य। तो ये क्या होता है भैया, विवाह जो होता है तो विवाह में पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर जो डांस किया जाता है, विवाह में क्या होता है, पुरुष भील पुरुष होगा, घुटने के बल बैठ के जो डांस करता है उसको क्या बोलते हैं, हाथी नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भील जनजाति की धार्मिक स्थिति की। भैया धार्मिक स्थिति क्या है, तो याद रखना ये अपने विशिष्ट देवी देवताओं को पूछते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता कौन सा है, राजा पंथा। याद रखना भील जनजाति जो है वो राजा पंथा को सबसे बड़ा अपना देवता मानती है। इसके अलावा याद रखना जो हिंदू देवी देवता होते हैं इनको भी ये साथ में पूछते हैं, ठीक है। जैसे महादेव, राम भगवान, गणेश, हनुमान जी, ठीक है ना, आदि शक्ति माता जो होती है इन सब की पूजन करते हैं, पर इनके प्रमुख देवता है राजा पंथा देवता, इनके मुख्य रूप से होती हैं। इसके अलावा पहाड़, वन, जल और फसल के लिए भीलों के भी अलग अलग देवता होते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं ना वायुदेव, जल देव, अग्निदेव, पवन देव, इसी प्रकार से इनके भी अलग अलग देवता ये लोग मानते हैं, ठीक है। और याद रखना विशेष रूप से अगर बात करें जीवों की, जिसमें घोड़े और सर्प, यानी कि जो घोड़े होते हैं और जो सांप होते हैं उनकी विशेषकर ये लोग पूजन करते हैं जीवों के रूप में। बात करें दापा प्रथा उन्मूलन की, बात करें भाई, तो दापा प्रथा मैंने आपको बताया क्या होता है, वही वधु को मूल्य देकर खरीद लिया जाता है, उसको बोलते हैं दापा प्रथा। हालांकि ये प्रथा भी बहुत अलग अलग रूप में मानी जाती है। भीलों में जो दापा प्रथा है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में जो दापा प्रथा का प्रचलन है वो ये होता है कि वधु मूल्य देना, पैसे देकर लड़की को लेकर जाना, ये दापा प्रथा है। तो याद रखना ये झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दहेज की जो प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में क्या होता है, जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को दहेज देता है, ठीक है। तो इस काम के लिए अक्टूबर 2016 से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए याद रखना साथीदार अभियान का प्रारंभ किया गया है। किसका, साथीदार अभियान, महत्वपूर्ण है। 3 मार्कर में आपसे पूछ ले, वो पूछेगा भैया साथीदार मिशन क्या है। तो साथीदार मिशन क्या है, तो याद रखना भील जनजाति में जो दापा प्रथा है जिसके अंतर्गत वर वधु को मूल्य देकर लेकर आता है, उसका उन्मूलन करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2016 से एक मिशन चालू किया जिसको हम क्या बोलते हैं, साथीदार मिशन, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, दापा प्रथा का उन्मूलन करने के लिए जो मिशन चलाया गया है इसी को हम बोलते हैं साथीदार मिशन। याद रखना ये हमारे मध्य प्रदेश की है। अन्य जगहों पर इसके और अलग अलग मान्यता है। जैसे दापा प्रथा की बात करूं तो भैया एक अलग जनजाति है भारत की, वो ऐसा मानती है
कि वो कहानी है कि हजारों साल पहले 3 भाई थे, 4 भाई थे, चारों भाई बाहर गए, उनमें से 3 ने शादी कर ली और एक भाई लिव इन रिलेशन में रहने लगा। ठीक है, तो जो 3 भाइयों ने शादी की पद्धति को मानते हुए उनको संतानें नहीं हुई, लेकिन जो लिव इन में रह रहा था उसको संतान हो गई और उसके पश्चात उसने विवाह किया, तो यानी कि पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से उस दापा प्रथा के अंतर्गत ये प्रथा चल गई तब से उस जनजाति के अंदर कि अब वो ऐसा मानते हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की लिव इन में रहें तो ज्यादा अच्छा है, लिव इन में रहेंगे, बच्चे हो जाएंगे, जब बच्चे हो जाएंगे तब उनकी शादी करा दी जाएगी। एक ये भी दापा प्रथा, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं। मध्य प्रदेश में दापा प्रथा का मतलब है दहेज से, जो लड़का लड़की वालों को दहेज देता है उससे, और उसका उन्मूलन कर रहे हैं अक्टूबर 2016 से, जिसका नाम रखा है साथीदार अभियान या साथीदार मिशन। महत्वपूर्ण है, याद रखना, मेंस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भाई भील जनजाति के प्रमुख व्यवसाय में देखोगे तो कृषि करते हैं लोग। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? दजिया तथा चिमटा कृषि कहा जाता है। कैसा? दजिया कृषि और चिमटा कृषि के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा कृषि की जाती है। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी काट कर बेचना, ठीक है ना, इसके अलावा भाई वन उपज को इकट्ठा करके बेचना, इसके अलावा भाई मुर्गी पालन करना, गाय को पालना, बकरी को पालना, मत्स्य करना, यानी कि जो मछलियां होती हैं उनको पकड़ के बेचना, इसके अलावा आखेट जो करते हैं, वन्य जीव जो होते हैं उनको पकड़ के यानी कि शिकार करने के बाद बेचना, ये सभी इनके क्या है? आर्थिक कार्य हैं, यानी कि आर्थिक रूप से यही कार्य करते हैं। याद रखना, जनगणना जो 2016 के अनुसार जो फाइनल डेटा है उसमें कुल भील कर्मियों की अगर हम बात करें, भील कर्मियों में 53.8% लोग कृषक हैं, यानी कि जितनी भील जनजाति मध्य प्रदेश में है उसमें 53.8% जो भील लोग हैं वो क्या है? कृषि करने वाले हैं। और 1/3 लगभग भील कर्मी क्या है? खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि खेतों में जाकर मजदूरी करने वाले लोग हैं। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो भीलों में मुख्यतः क्या? पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार पाया जाता है, यानी कि इनकी सत्ता कैसी है? पितृसत्तात्मक, पिता ही घर का मुखिया होगा, महिलाओं की कम चलती होगी, और साथ में कैसा? संयुक्त परिवार की विशेषता यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि साथ में रहने की विशेषता इनमें देखने को मिल जाएगी। बंटवारे की ज्यादा आपको कंडीशन देखने को नहीं मिली। इनमें गांव के मुखिया को गेमिति बोलते हैं, गमेती बोलते हैं, सॉरी। तो याद रखना, जो गांव होगा भीलों का उसका जो मुखिया होगा उसको गमेती के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, कि गमेती क्या है। भीलों का सबसे प्रिय संबोधन शब्द आपको पता ही है, मामा कहा जाता है। शिवराज सिंह मामा मामा बोल के ही आप देख रहे हैं कि हर जगह पर भीलों को संबोधित करते हैं। ठीक है ना। अगली आती है दोस्तों बैगा जनजाति, लेकिन आई होप कि आज के लिए बहुत हो गया है। तो ये 2 जनजातियां अति महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी थी। ठीक है ना, यहां से प्री मेंस कहीं भी आपसे प्रश्न करेगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। तो ध्यान से पढ़ लेना, आपके सभी उत्तर यहां से बनेंगे। अगले लेक्चर में जो मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो तब तक बने रहें हमारे साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।